हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। आधुनिकता का मतलब सबसे पहले देख लेते हैं। आधुनिक काल क्यों कहा गया? तो आधुनिकता से तात्पर्य है कि इस काल में चिंतन के केंद्र में अब ईश्वर व राज दरबार न होकर मनुष्य मात्र, समाज और देश था। जैसे कि हमने आदिकाल और भक्ति काल में देखा है कि जो कविता लिखी जा रही है वो ईश्वर पर लिखी जा रही है, राज दरबारों में लिखी जा रही है। लेकिन जब आधुनिक काल में आए तो ये सब कविता के केंद्र में नहीं हुआ। अर्थात हिंदी कविता का जो स्वरूप था वो आधुनिक हो गया और आधुनिकता स्वचेतना, तर्क एवं वैज्ञानिक सोच के साथ आ रहा था। अब इस काल में कविता में आध्यात्मिकता या अलौकिकता के स्थान पर लौकिकता एवं ऐहिकता की प्रधानता हो गई। अंग्रेजों के प्रति आक्रोश की भावना के साथ ही हिंदी का स्वरूप आधुनिक हो गया। अब आधुनिक काल की जो कविता थी वो मठों और दरबारों से हटकर किसानों की झोपड़ी तक पहुंच रही थी और जो इसके अग्रदूत कहलाए वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पे ही भारतेंदु युग इस काल का नामकरण हुआ। आधुनिक काल के प्रथम चरण का नामकरण किया गया। इस काल के अन्य नामकरण भी हुए जिनमें वर्तमान काल मिश्र बंधु ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल गद्य काल कहा और पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। अब किताब की पंक्तियों को देख लेते हैं। आधुनिकता के बारे में हमने देख लिया। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। और इस काल का नामकरण सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल किया। रेनेसां नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। ये बताया गया है कि नवजागरण और पुनर्जागरण का शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया, तो ये याद रखेंगे। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा। जो भक्ति काल का काल था, भक्ति काल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी रूढ़ियों को, जैसे कबीर तुलसी सब ने सामाजिक रूढ़ियों पर चोट किया, तो उसको कुछ विद्वान ने नवजागरण कहा। और 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण, यानी कि हम एक बार जग चुके थे अब फिर आधुनिक काल में पुनः जागरण, हम फिर से जग रहे हैं। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए। पहला लोक जागरण भक्ति आंदोलन और दूसरा नव जागरण, यानी जो लोक जागरण है वो भक्ति आंदोलन है और नव जागरण हिंदी नव जागरण का आधुनिक काल यानी भारतेंदु युग। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नव जागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया। ये रामविलास शर्मा जी का कोटेशन है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सारी परीक्षाओं में आता भी है। देखते हैं। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। रामविलास शर्मा कहते हैं जो भक्ति काल था उसका जो मुख्य स्वर था वो सामंत विरोधी था और मानवतावादी था, मतलब वो मानववादी मूल्यों में विश्वास करते थे। जितने सामंतवादी व्यवस्था में जो शोषण था उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। भक्ति काल के जितने भी कवि थे उनका स्वर सामंत विरोधी था, इसलिए उन्होंने रामविलास शर्मा ने कहा कि भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि नव जागरण या हिंदी नवजागरण, जिसे हम लोग भारतेंदु युग भी कहते हैं, राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। जब भारतेंदु युग था तो भारत पराधीन था, तो इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। आगे लिखते हैं।
रामविलास शर्मा। जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वो भारतीय युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवादी विरोधी, सामंतवादी विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। अगले आलोचक मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मैनेजर पांडे जी कहते हैं कि रामविलास शर्मा हैं, उन्होंने हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं पे बहुत अच्छा काम किया है। ये इनका कोटेशन है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार आ चुका है। और ये पुनर्जागरण की परिभाषा भी है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। दो जातीय संस्कृति तो हम आधुनिक काल के संदर्भ में देखेंगे तो दो जातीय संस्कृति, एक भारत की संस्कृति और एक जो हमारा पराधीन भारत था और जो शासन कर रहे थे ब्रिटिश शासन की संस्कृति। और भक्ति काल में देखेंगे तो एक तो इस्लामिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति। तो पुनर्जागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो हिंदी में आधुनिकता के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इन्हें आधुनिकता का पितामह और नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भी माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। मिश्र बंधु आधुनिक काल की समय सीमा 1869 से 1888 ईस्वी मानते हैं और इन्होंने आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी और इन्होंने भारतेंदु युग को नई धारा और प्रथम उत्थान कहा है। राम कुमार वर्मा, इन्होंने भारतेंदु युग की समय सीमा को 1870 ईस्वी से 1900 और इसका नामकरण आधुनिक काल कहा है। केसरी नारायण शुक्ल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। रामविलास शर्मा ने 1857 से 1957 माना है और नामकरण नवजागरण दिया है। ये नामकरण हमें याद रखना है और समय सीमा भी। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा, भारतेंदु से पूर्व जो कविता की धारा थी उसका विवेचन यहाँ पे है और इसकी समय सीमा 1843 से 1867 ईस्वी। सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित हैं। जिनमें पहले कवि हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह, इनकी रचनाएं हैं राम स्वयंवर, रुक्मणी पटय, आनंदा बुनिधि, रामाष्टयाम। दूसरे कवि हैं रघुनाथ दास राम स्नेही, इनकी रचना है विश्राम सागर। सरदार कवि, इनकी रचनाएं हैं राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमंत भूषण, तुलसी भूषण। इनमें ये दो रचनाएं महत्वपूर्ण है, हनुमंत भूषण और तुलसी भूषण। ललित किशोरी कुंदन लाल, इनकी रचना है स्फुट छंद। गोपाल चंद गिरधर दास, इनकी रचनाएं हैं राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, जरासंध वध, बलराम कथामृत और राम कथामृत। ये रचनाएं एक बार देख लेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारी रचनाएं निम्नांकित हैं। सेवक का, नक्सिक, सरदार कवि, खड ऋतु,
साहित्य सरसी और श्रृंगार संग्रह। चंद्रशेखर वाजपेयी की रचनाएं हैं नक्शी और हम्मीरहट। भारतेंदु पूर्व रीति निरूपण रचनाएं निम्नलिखित हैं। ऊपर जो थी ये ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं हैं और ये रीति निरूपण रचनाएं हैं। रीति निरूपत का अर्थ जिसमें काव्यांग का विवेचन किया गया हो। रामदास की रचना कवि कल्पद्रुम। गोपाल चंद्र गिरधादास की भारती भूषण छंदोवर्णन। ये सब रचनाएं इंपॉर्टेंट है। कवि कल्पद्रुम, भारती भूषण, छंदोवर्णन, ये सब आप याद कर लीजिएगा। वैजनाथ द्विवेदी की रचनाएं हैं सीतारामभरण मंजरी, राम रहस्य, वृतिन्दोष कदम्ब, वाम विलास, उद्दीपन सिंगार, अनुभव उल्लास, चित्राभरण। और लक्ष्मी राम ब्रह्मभट्ट की रचनाएं हैं मानसिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मेश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। भारतेंदु और उनका मंडल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म यहाँ पे 1850 ईस्वी और मृत्यु 1885 ईस्वी में। ये याद रखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। जन्म स्थान काशी, इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र, गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद, उपाधि भारतेंदु और उपनाम रसा। रसा उपनाम से भी ये कविताएं लिखते रहते थे। इन्हें युग का वैतालिक भी कहा जाता है भारतेंदु को। और वैतालिक के रूप में आपको दो चीजें और याद रखनी है। आधुनिक युग के वैतालिक मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है और जन जागरण के वैतालिक रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। भारतेंदु को हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे भारतेंदु कालीन कविता के बारे में भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद इनकी रचनाओं को हम लोग देखेंगे। भारतेंदु कालीन कविता से ही आधुनिकता की शुरुआत होती है। यह युग आधुनिक हिंदी का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार इसको कह सकते हैं भारतेंदु युग को। इस युग में नव जागरण पुनर्जागरण का भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। सामाजिक धार्मिक पाखंड आडंबर कुरीतियों का विरोध मिलता है। भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों ने छुआछूत, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह, स्त्री अशिक्षा आदि का विरोध किया। सामाजिकता की भावना मिलती है। इस काल में अखंडित राष्ट्रीय चेतना व एकता की भावना मिलती है। इस युग में साहित्य में देश की स्वाधीन चेतना अभिव्यक्ति पाने लगी। शिल्प और संवेदना के स्तर पर देखें तो भारतेंदु कालीन कविता में अंतर्द्वंद या अंतर विरोध मिलता है। शिल्प के स्तर पर यह अंतर विरोध भाषा का मिलता है। भारतेंदु ने कविता के लिए ब्रज भाषा तथा गद्य के लिए खड़ी बोली का पक्ष लिया है। भारतेंदु ने गद्य और पद्य दोनों भाषाओं को सुव्यवस्थित किया। और संवेदना के स्तर पर देखें तो राजभक्ति और देशभक्ति का अंतर्द्वंद मिलता है। भारतेंदु कालीन कविता को मध्यकाल का विरोधी तो कहा जा सकता है लेकिन पूर्ण विरोधी नहीं कहा जा सकता। भारतेंदु कालीन में प्राचीनता और नवीनता, परंपरा और आधुनिकता में समन्वय देखने को मिलता है। देखेंगे तो कविताओं में वो ब्रज भाषा की जैसे ऊपर हमने रचनाएं देखी ये रचनाएं मिलती हैं और आधुनिक काल की जैसी भी रचनाएं मिलती है तो इस तरह का समन्वय मिलता है परंपरा का और आधुनिकता का।
इस काल के यानी भारतेंदु काल कविता में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति मिलती है। गौरता भक्ति भावना का प्रभाव भी देखा जा सकता है और स्वयं भारतेंदु पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखा जा सकता है। और इस युग में समस्या पूर्ति की विशेषता मिलती है। अब ये थी भारतेंदुकालीन कविता की कुछ विशेषताएं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। उनके काव्य संग्रह निम्नांकित हैं: भक्ति सरवस, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, ये याद रखिएगा। और भक्तमाल रचना और नव भक्तमाल रचना दोनों भी याद रखिएगा। उत्तरार्ध भक्तमाल, भक्तमाल और नव भक्तमाल 3 रचनाएं हैं, तीनों को याद रखिएगा। भक्तमाल नाभादास की है, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु की है। प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई सिंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनांजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छद्मलीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैनिक प्रलाप, कुरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्मलीला, संस्कृत लावनी, बसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरण, बकरी बिलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार सुभागम वर्णन, भारत शिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति, मूक प्रश्न की बहुत सारी रचनाएं हैं, 70 रचनाएं हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही याद रखिएगा। बाकी 1-2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे बकरी बिलाप महत्वपूर्ण है, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरण, वर्षा विनोद, जो जो रचनाएं प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तुमको आप याद रखेंगे जरूर। फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रेम करके जितनी भी रचनाएं हैं सब याद रखिएगा, क्योंकि पूछ देता है इनमें से कौन सी रचनाएं नहीं है। और 3 रचनाएं में प्रेम प्रेम रहेगा, जैसे प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, ऐसे। तो ये सब रचनाएं महत्वपूर्ण है। प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, विजयनी विजय वैजंती, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, विपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है, आप याद कर लीजिएगा। भारतेंदु कृत विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। विजयनी विजय वैजयंती कविता। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैली गीत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नांकित है। बंदर सभा कविता जो है पैरोडी में लिखी गई है। उर्दू का स्यापा, स्यापा से आप लोग याद कर लेंगे कि इसकी शैली या छंद स्यापा है। समधिन मधुमास, इसकी शैली गाली है। तो आप लोग देखते ही होंगे, जब शादी होती है और दूल्हा जब जाता है तो वहां पे समधिन लोग गाली वाली देते ही हैं बारातियों को, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नए जमाने की मुकरी, मुकरी लग गया है तो मुकरी छंद याद हो जाएगा। प्रातः समीरण की शैली है प्यार, प्यार, और वर्षा विनोद का लावनी। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है कविता और इनके छंद। रानी छद्मलीला, तन्मय लीला और देवी छद्मलीला प्रबंध गीत
विजयनी, विजय वैजयंती और हिंदी भाषा निबंध काव्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। ये भारतेंदु कविता में ब्रज भाषा के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी, इसलिए नहीं कि खड़ी बोली में चाहते थे कि कविताएं हो, इसलिए कि उनका मानना था कि खड़ी बोली में अच्छी कविताएं नहीं लिखी जा सकती है। इसको साबित करने के लिए उन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखी थी। ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका उपनाम जो है प्रेमघन। इनका जन्म 1855 ईस्वी तथा मृत्यु 1800 सॉरी 1953 ईस्वी में हुई थी। इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं हैं जीवित जनपद, जिसको दुर्दशा दत्तापुर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जीवित जनपद को दुर्दशा दत्तापुर के नाम से हम लोग जानते हैं। आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक, सूर्य स्रोत। इन्होंने आनंद कादाम्नी और नागरिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन पत्रिका का मिर्जापुर से हुआ था। बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे। इन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और रामचंद्र शुक्ल, जो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहली बार इन्हीं की पत्रिका आनंद कादम्बिनी से जुड़े थे 1903 ईस्वी में। और रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रेमघन को भारतेंदु मंडल की सजीव प्रतिमा कहा है, और ये अपने रईसी अंदाज के लिए प्रसिद्ध थे प्रेमघन। अगले कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म 1856 ईस्वी और मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्तयाम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। ये ब्राह्मण नामक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। और इस पत्रिका का प्रकाशन कानपुर से होता था। एक बार ये पत्रिका यानी ब्राह्मण पत्रिका को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। इसके लिए चंदा भी मांगा। तब इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो बहुत बार पूछी गई है। जब इनकी पत्रिका ब्राह्मण पत्रिका आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, तब इन्होंने लिखा था, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये कविता में ब्रज भाषा के घोर पक्षधर रहे हैं। इन्होंने यानी प्रताप नारायण मिश्र ने खड़ी बोली को बास और ब्रज भाषा को ईक कहा। इनकी चर्चित कविताएं थी तृप्तयान, हिंदी की हिमायत, जिसमें कहते हैं जपो निरंतर एक जमान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हरगंगा बुढ़ापा में। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म 1857 ईस्वी और मृत्यु 1899 ईस्वी में हुई है। इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी देवयानी। देख रहे इनकी रचनाओं में श्यामा श्यामा कई जगह आ रहा है। तो ये अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए रचनाएं लिखते थे, इसलिए इनकी रचनाओं में श्यामा श्यामा अधिकतर मिलता है। अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास, 1858 से 1900 ईस्वी। मतलब इनका जन्म 1858 में हुआ था और मृत्यु 1900 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। राधा कृष्ण दास,
इनका जन्म 1865 ईस्वी और मृत्यु 1960 ईस्वी। इनकी रचनाएं भारत 12 मासा और देश दशा, दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन कवियों का क्रम जन्म काल का कई बार आ जाता है इनमें इनका क्रम, तो याद रखिएगा इनका जन्म काल 55, 56, 57, 58। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, तो मतलब ये उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेम घन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेम घन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेम घन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी। दादा भाई नौरोजी को एक बार विलायत में काला कहा गया था, जिस पर इन्होंने कविताएं लिखी। प्रेम घन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की। भारतेंदु मंडल के लेखक हालांकि कविता में ब्रज भाषा के हिमायती रहे हैं, फिर भी इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखी है। तो याद रखेंगे कि मयंक महिमा जो प्रेम घन की रचना है वो किस भाषा में है, तो ये खड़ी बोली में है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक में संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, तृप्तयान, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया, यानी जगमोहन सिंह ने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का अपनी कविताओं में वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, तो इन्होंने ब्रज भाषा में इन रचनाओं का अनुवाद किया है, कालिदास की रचनाओं का, ऋतु संहार और मेघदूत। अंबिकादत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया, और इस पर इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। ये महत्वपूर्ण है कि इस पर इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। तो सुकवि किन्हें कहा गया? अंबिकादत्त व्यास को। और कविता वर्धनी सभा में जो ये पंक्ति पढ़ी थी, इस पे इनको सुकवि की उपाधि मिली। अंबिकादत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्व शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। ये रचना अपूर्व रही। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। फारसी छंद में दशरथ विलाप, और हमने ऊपर दिखा था भारतेंदु ने भी बकरी विलाप, दशरथ विलाप ये रचनाएं लिखी थी। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियां की रचना की। भारतेंदु काल के अन्य कवि हैं, अन्य कवि और उनकी रचनाओं के बारे में दिया गया है। तो नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा पचीसी, गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधामुख खोड़सी और खड़ऋतु नीति विनोद, दिवाकर भट्ट नक्सिक नवोढा रत्न, राम कुमार वर्मा बलवीर, इनकी रचना है बलवीर प्यासा, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, रचना है प्यारे प्रमोद, राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप प्रेम संदेश, दुर्गादत्त व्यास अधमोदार शतक, राधाचरण गोस्वामी नौ भक्तमाल। अभी हम लोग ऊपर देखे थे उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु की रचना है, और नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की, और भक्तमाल नाभादास की। तो ये तीनों रचनाएं आप याद रखेंगे, भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल और नौ भक्तमाल। भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। दुर्गादत्त व्यास की रचना है समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिकादत्त व्यास की समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर द्विजगन समस्या प्रकाश, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पंचरत्न। भारतेंदु युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं।
ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, सहसन वर्षन जो सुनियो जो सपने नहीं कान सो जय आरद शब्द, फर की उठी सबकी भुजा खड़ की उठी तलवार। ये भी पंक्ति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। हाय वह भारत वो भारी सभी विदेश में भई दुखारी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कसूल। ये पंक्तियां तो कई बार पूछी गई हैं सब तरह की परीक्षाओं में। ये किसकी पंक्ति है, ये किस पे संबंधित है? तो इसमें निज भाषा की उन्नति पे ये है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जत्न करी भारतवासी रोए। ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरे तो साधन एक ही जगनंद लला वृषभानु दुलारी। भारतेंदु ने भक्ति की कविताएं लिखी हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। मेरे तो साधन एक ही जगनंद लला वृषभानु दुलारी। और भारतेंदु ने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली पंक्ति है, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। अगली पंक्ति है, सिसुताई अजोन गई तंते तब जोवन ज्योति बहोरे लगी। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे जति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब क्यों सखी साजन नहीं शराब। तो ये देखिए कहमुकरी है, जो आदिकाल में अमीर खुसरो लिखते थे कहमुकरियां, तो वो आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहमुकरी लिखी है। और ये इसके कारण बहुत फेमस हुए हैं। तो आधुनिक काल में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक काल में कहमुकरी किसने लिखी है? कहमुकरी यानी कहकर मुकर जाना, जैसे ये पागल करी मोही करे खराब क्यों सखी साजन नहीं शराब। है उर्दू हाय है कहा सिधारी हाय है। अगली पंक्ति है, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। भीतर भीतर सब रस चूसे हस हस के तन मन धूसे, जाहिर बातन में अति तेज क्यों से कि साजन नहीं अंग्रेज। देख रहे हैं इन्होंने अंग्रेजों पे हमकुरिया लिखी है अमीर खुसरो को अनुसरण पे। रसा, ये रसा नाम से कविताएं लिखते थे। रसा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते थे। रसा महवे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी है सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। श्री राधा माधव युगल चरण रस अपने को मस्त बना, री प्याला भर भर कर कुछ इसको भी मैं का भी देख मजा। अगली पंक्ति है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। इनके नाटक से है, भारत दुर्दशा। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये पूछा भी जाता है कौन सी रचना से है, तो भारत दुर्दशा इनकी नाटक है। उस नाटक की रचना की ये पंक्ति है। रहे क्यों एक म्यान असिदोल, जिन नैनन में हरि रस छायो तेहि क्यों भाई कोय। अगली पंक्ति है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। अगले कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो देखिए, निर्धन दिन दिन होत है भावत भू सब भांति, ताहि बचाई न कोई सकत निज भुज बुलि बल काती। अगली पंक्ति है, अचरज होत तुम हूँ सम गोरे बाजत कारे, तासो कार्य करी शब्द हूँ पर है वारे। ये पंक्ति दादा भाई नौरोजी को काला कह जाने पर लिखी गई थी। भयो घूम भारत में महा भयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। अगली पंक्ति है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, तिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। धन्य भारत सब रत्नन की जवानी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है,
चहु साचहु निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इम्पोर्टेंट है। पढ़ी कमाई कीनो कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अभी देखिए क्या दशा देश की, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये बाल विधवा पर उन्होंने पंक्ति लिखी थी, ये पूछा जाता है। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति, बाल विधवन की, विधवा बिल पे नित धेनु कटे, को लागत आए गुहार नहीं। अगले कवि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गले लगी के छतिया, मन की करी भांति अनेकों ओ, मिली को जियरी रस की बतिया। पुलकान तजी गुरु लोगन में बस के सब वैन वैन रहा, सब छोड़े तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें कहू पायो कहाँ। विविध में देख लेते हैं। सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी आंदोलन का सूत्रपात किया। खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। इनका मानना था कि खड़ी बोली में कविताएं अच्छी लिखी जा सकती हैं और जो भाषा है, जो भाषा होनी चाहिए वो खड़ी बोली होनी चाहिए, काव्य की भाषा। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। इन्होंने अपने आंदोलन में इन दोनों भाषाओं को स्थान नहीं दिया, ब्रजभाषा और अवधी को। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। भारतेंदु युग के जब लेखक कह रहे थे कि खड़ी बोली में कविता नहीं रची जा सकती, तब इन्होंने खड़ी बोली आंदोलन शुरू किया था और विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली की 5 स्टाइलें बताई थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यवत भाषानुवाद में किया था। ये थी भारतेंदु काल के बारे में। अगला काल द्विवेदी युग है, जिसका नाम है जागरण सुधार काल। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।